नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य कोर ऑफिशियल चैनल पर। आज हम घटना चक्र साइंस का पहला चैप्टर मात्रक करेंगे। और देखो, इस चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ के पीपीटी तैयार किया है ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो समझने में। और देखो, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद पीसीएस और जितने भी पीएससी एग्ज़ाम होते हैं उसके प्री और मेंस में जो सवाल पूछे जाते हैं हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। यानी कि जो घटना चक्र में जो भी एमसीक्यू दिए गए हैं उन सारे एमसीक्यूज़ को हम इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है मात्रक यानी कि यूनिट। देखो, यूनिट किसे कहते हैं? देखो, किसी भी चीज़ को नापने के लिए एक तय किया गया पैमाना होता है। बस उसी पैमानों को हम इकाई कहते हैं यानी कि यूनिट कहते हैं। जैसे कि हम बात कर ले कपड़ा। देखो, कपड़ा को हम मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। और दूध को किस में मेज़र करते हैं? तो लीटर में। याद रखना कि जो मीटर है और ये जो लीटर है जिसमें हम मेज़र कर रहे हैं, बस उसी को हम यूनिट कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है मूल राशियाँ। देखो, ये ऐसी राशियाँ होती है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है और जिन्हें किसी भी दूसरी चीज़ में यानी कि दूसरे यूनिट में नहीं बदला जा सकता है। बस उसी चीज़ को हम बोलते हैं मूल राशियाँ यानी कि बेस क्वांटिटीज़। और इनकी संख्या क्या है? 7 हैं। जैसे कि हम बात कर ले, जैसे द्रव्यमान है द्रव्यमान को हम केजी में नापते हैं। तो दुकान पे जा कर के हम ये तो नहीं बोल सकते कि भैया मुझे 5 मीटर चीनी दे दो। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और घड़ी में समय देख कर के तो बता नहीं सकते हैं कि भैया देखो अभी 2 केजी समय हो रहा है। तो ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा। तो इसलिए मूल राशियों को हम कभी बदल नहीं सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी की जो संख्या है वो भी 7 है और एसआई यूनिट की जो संख्या है वो भी 7 है। देखो, एसआई यूनिट का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन होता है। फिर उसके बाद है करंट का यानी कि विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। फिर उसके बाद है ज्योति तीव्रता। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा यूनिट तो कैंडेला होता है। फिर उसके बाद है अमाउंट यानी कि पदार्थ का परिमाण। इसको हम मोल में मेज़र करते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, नापने के लिए 4 पुरानी पद्धतियाँ हैं यानी कि मेज़रमेंट सिस्टम है। देखो, पहला है सीजीएस पद्धति, फिर उसके बाद है एफपीएस पद्धति, फिर उसके बाद है एमकेएस पद्धति और सबसे लास्ट में यानी कि जो मॉडर्न में हम यूज़ करते हैं वो है एसआई यूनिट। देखो, सीजीएस को हम फ्रेंच या फिर मीट्रिक पद्धति कह सकते हैं। यानी कि देखो, सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर में मेज़र किया जाता है और वज़न को ग्राम में मेज़र किया जाता है और समय को सेकंड में ही मेज़र किया जाता है। देखो, एफपीएस की बात कर लेते हैं। इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं और इसमें लंबाई को हम फुट में मेज़र करते हैं, वज़न को पाउंड में मेज़र करते हैं और समय को सेकंड में मेज़र करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी हो जाएगा फुट पाउंड सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर उसके बाद है एमकेएस पद्धति। अब इसमें हम लंबाई को मीटर में मेज़र करते हैं, वज़न को किलोग्राम में मेज़र करते हैं और समय को सेकंड में ही मेज़र करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट ये है, देखो, एसआई यूनिट। देखो, जो आज हम यूनिट यूज़ करते हैं वो एसआई यूनिट ही हम यूज़ करते हैं। देखो, इसे 1960 में पूरी दुनिया ने अपनाया था। इसमें जो कुल पद्धतियों की संख्या है वो है 7 है, ठीक है। यानी कि इसमें 7 मूल राशियाँ होती है, जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले स्लाइड में पढ़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे व्युत्पन्न राशियाँ यानी कि
डिराइव्ड यूनिट। देखो व्युत्पन्न राशि हम कहते किसे हैं? देखो ये वे राशियाँ होती है ना जो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होती है, यानी कि ये मूल राशियों से ही मिला करके बनाई जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। जैसे स्पीड को ही देख लो, जैसे स्पीड बराबर क्या फार्मूला होता है? दूरी बटा समय। यानी कि दूरी को किस में मेज़र करेंगे हम? तो मीटर में। और टाइम को किस में मेज़र करेंगे? तो सेकंड में। आप देख सकते हो यहाँ पर ये मूल राशि को ही मिला करके बनाई गई है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे व्युत्पन्न राशि कहेंगे। ठीक है, तो सेम वैसा ही है घनत्व का भी है, सॉरी घनत्व मैंने बोल दिया। तो सेम वैसा ही है जैसे कि वॉल्यूम का हो गया, फिर डेंसिटी का हो गया। डेंसिटी का देख लो, डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? जैसे कि मास बाई वॉल्यूम होता है। मास को हम केजी में मेज़र करते हैं और वॉल्यूम को और m का पावर 3 में मेज़र करते हैं, तो इसका फार्मूला निकल करके आता है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो सेम त्वरण का भी वैसा ही फार्मूला होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताना इसका क्या डिराइव्ड यूनिट होता है? जैसे फोर्स का, फोर्स बराबर फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है ma। फिर यहाँ पर मैंने कार्य का भी फार्मूला लिख दिया है FD। ठीक है, तो आप इन दोनों का मुझे कमेंट बॉक्स में डिराइव्ड यूनिट लिख करके बताओगे। और हाँ, याद रखना कि जो बल का जो यूनिट होता है ना वो है न्यूटन, और कार्य का जो यूनिट होता है वो है जूल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे ना मूल मात्रकों की परिभाषाएं। देखो सबसे पहले है मीटर। आखिर मीटर हम कहते किसे हैं? देखो समझना बात को। निर्वात में जो प्रकाश के द्वारा ना एक सेकेंड में जो जितना डिस्टेंस तय किया गया होता है, बस उसी डिस्टेंस को ना 1/29 करोड़ 97 लाख 92 हज़ार 458 से जब डिवाइड करते हैं ना तो 1 मीटर निकल करके आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो किलोग्राम। देखो आप किलोग्राम कैसे मेज़र करते हैं, यानी कि किलोग्राम का जो वाट है ना जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, आखिर उसका साइज़ उतना ही क्यों है, उससे बड़ा या छोटा क्यों नहीं? तो वो ऐसे तय किया गया है। देखो पेरिस में ना रखा गया है एक प्लेटिनम इरिडियम का एक खास टुकड़ा है, धातु है, और इसी टुकड़े को ना बस मान लिया गया है कि ये 1 केजी का है। और बाकी जितने भी वाट है तुम देखते हो ना 1 केजी का जो बटखारा होता है, तो बस इसी के मेज़र का बनाया गया है। और याद रखना कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ना 1 लीटर जो पानी का वज़न होता है ना वो 1 केजी यानी कि 1 केजी के बराबर होता है। याद रखना, काफ़ी अच्छा यहाँ से प्रश्न बन जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड। आखिर हम 1 सेकेंड किसे कहते हैं? देखो सीजियम 133। देखो सीजियम धातु है और इसका जो परमाणु भार यहाँ पर दिया गया है 133। अब इसमें जो परमाणु के कण होते हैं ना, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अब इसके जो पार्टिकल्स हैं ना तकरीबन 9 अरब से भी ज़्यादा ना वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो बस हम उसी को काउंट कर लेते हैं, क्या ये 1 सेकेंड है। देखो समझना बात को, 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड हम उसे कहेंगे जब सीजियम धातु के जो परमाणु के कण है ना 9 अरब से भी ज़्यादा बार वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पर सटीक वैल्यू दी गई है, आप देख सकते हैं, तो ही हम उसे 1 सेकेंड में काउंट करते हैं। फिर उसके बाद है एम्पियर। देखो अब एम्पियर क्या है ना कि एम्पियर से हम जैसे विद्युत धारा को नापते हैं। चलो अब इसको समझ लेते हैं, आखिर ये 1 एम्पियर क्या होता है। देखो सबसे पहले हमें 2 वायर लेना पड़ेगा, 2 तार लेना पड़ेगा, फिर ना उसको 1 मीटर की दूरी पर ना हवा में हमें लटकाना पड़ेगा, और फिर दोनों वायर में ना हमें बिजली देना है, यानी कि करंट उसमें छोड़ना है। ठीक है, और फिर जब करंट छोड़ेंगे ना तो उन दोनों वायरों के बीच में ना एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो तकरीबन 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के यदि बराबर हो जाता है ना, तब जाके हम कहीं ना कहीं उसको कहते हैं कि हाँ भाई ये 1 एम्पियर है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर में कितना न्यूटन होता है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है। मतलब समझ में आया कि इतना न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है उन 2 वायरों के बीच में, तब जाके हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि हाँ भाई ये 1 एम्पियर
है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे केल्विन। अब केल्विन किसे कहते हैं? देखो ट्रिपल पॉइंट, यानी कि ये ट्रिपल पॉइंट का ना 1/273.16वां हिस्सा होता है। तो हम इसे ही क्या कहते हैं? एक केल्विन कहते हैं। चलो देख लेते हैं आखिर ये ट्रिपल पॉइंट होती क्या चीज़ है। देखो ये ऐसा टेम्परेचर या ऐसा तापमान होता है जिस पर पानी, बर्फ़ या भाप, ये तीनों हमें एक साथ दिखाई देते हैं। बस उसी को ना हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट कह देते हैं। ठीक है। और ये देखो ये इसका जो तापमान है ना 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इसी तापमान पर ना पानी, बर्फ और भाप एक साथ हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। और केल्विन में बात करें तो 273.16 केल्विन होता है। और नए नियम के हिसाब से ना हम इसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कैंडेला। ठीक है। जैसे कोई भी बल्ब या लाइट कितनी तेज चमक रही है, बस उसे चमकने की जो ताकत है ना, हम उसे ही क्या कहते हैं? कैंडेला कहते हैं। ठीक है। अब देखो अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई लाइट ना 540 गुना 10 के पावर 12 हर्ट्ज से हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 1/683 वाट की इंटेंसिटी से ना सीधे चमकती है, बस उसी को ना हम एक कैंडेला कहते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है मोल। अब मोल की परिभाषा देख लेते हैं। देखो कार्बन 12 के ना 12 ग्राम टुकड़े में ना जितने एटम्स होंगे ना, जितने एटम्स मौजूद होंगे ना, बस हम उसी को एक मोल कह देते हैं। ठीक है। और नया नियम ये कहता है इसका कि देखो अब नए नियम में बस कुछ नहीं करा गया है, बस एक मोल को ना ये अवगाड्रो कांस्टेंट बोल दिया है। ठीक है। अब देखो एक मोल में ना कितने पार्टिकल्स होते हैं? ठीक है। देखो 6.022 गुणे 10 का पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। याद रखना काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो 6.022 गुणे 10 के पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। चलो आज का हमारा वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त, और ये चैप्टर भी होता है यहाँ पर समाप्त। और नेक्स्ट पार्ट में ना हम इसका जो PYQs, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, PCS और PSC के जो PYQs हैं हम वो अगले पार्ट में करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।